बहुत ही कॉमन चीज, हालांकि कॉमन है लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है कितना जरूरी है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यानी अगर हम फॉर्म 26 ASS की बात करें, इसको डाउनलोड करना, इसको चेक करना और इसका मिलान AIS के साथ करना, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ इसको टैली करना। साथ ही क्योंकि बहुत दर्शक हमारे निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाते हैं, उनके लिए SFT में जो कि म्यूचुअल फंड हो गया या खरीदारी या बिकवाली हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें डिक्लेयर करना, इसके इस्तेमाल को करना, टैक्स पेयर की जिम्मेदारी यहां पर अब क्या क्या बनती है अपने तमाम चीजों को अच्छे से डिक्लेयर करने में। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अभी मैं एक अखबारों में भी देख रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट्स कर रहा है और बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट्स भी कर रहा है कि 31 मार्च से पहले आपके अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर आपके AIS TIS या फॉर्म 26 AS में अगर आप रिफ्लेक्ट हो रही हैं और वो गलत हैं, तो कृपया अपने पोर्टल पे जाके उसे चेक करिए और आप डिटेल्स दे दीजिए। अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे तो अन्यथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा और वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैंने अब कई क्लाइंट्स के उसमें भी देखा था कि जैसे कोई भी रॉन्ग इनकम जैसे डिक्लेयर हो जाती है, या फिर जैसे रेंटल इनकम भी हमने देखा है, कई बार रेंटल इनकम भी उनके अकाउंट्स में आ जाती है, उनके पैन नंबर पे रिपोर्ट कर दी जाती है, जबकि वो उनकी इनकम नहीं है। अगर कोई ऐसा ये 26 AS AIS TIS SFT की डिटेल्स अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आयकर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बिल्कुल नहीं पता चलेगा और ये आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो ऐसे में एक टैक्स करदाता की ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सारी डिटेल्स को प्रॉपरली चेक करे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मिलान करे और डिटेल्स भी अपने पोर्टल पे रिपोर्ट करे। और पूरा एक खाका या प्रोसीजर अथॉरिटीज ने दिया हुआ है कि कैसे आपको रिपोर्ट करना है कि अगर ये मेरी इनकम सही है या सही नहीं है। तो आप उसको पोर्टल पे जाएं और आप रिमार्क कॉलम में डाल सकते हैं कि दैट whether I agree with this और या whether I disagree with this। तो वो सारा क्लिक करके और अपना एक रीजन देना होता है कि भाई ये वाली मेरी इनकम नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप ही जिसने भी ये रिपोर्ट करी है डिटेल्स उससे फिर वो चेक करेगा और उसके बेसिस पे फिर वो करेक्शंस कर दी जाएंगी। तो ऐसे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये मतलब इस वित्त वर्ष को खत्म होने में एक ही हफ्ता बचा है, तो उसके बेसिस पे फिर ये सारा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कविता। जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं उनके लिए मैं सवाल पूछना चाहती हूं, क्योंकि लास्ट मिनट है, लोगों ने अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स हैं उसको सबमिट अगर करने में देरी कर दी है, निवेश करने में देरी कर दी है, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? और साथ ही जरा बताइएगा असल में कितनी जनता बची है ओल्ड टैक्स रिजीम में? थैंक यू कविता। देखिए जैसा कि कविता आपने बिल्कुल सही दर्शकों को बताया है कि ओल्ड टैक्स प्रणाली में अब केवल 20% तक ही लोग बचे हैं। और वित्त मंत्री ने जो अभी इस बजट में भी बताया था कि अब ये जो 12 लाख तक की इनकम को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो उसमें अब 92 या 95% तक लोग मूव कर जाएंगे और हार्डली मतलब 3 या 4 या 5% से ज्यादा लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं बचेंगे। तो अब अगर मैं करंट वित्त वर्ष की बात करूं, वित्त वर्ष 24-25, तो उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में करीब करीब मोटा मोटा 20% लोग फिर भी होंगे। और अगले साल से हम ये और मूवमेंट देखने की शुरुआत और देखेंगे।